अरे बच्चों, आज हम दो चर वाले रैखिक समीकरण योगम जो कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 3 है वो लेके आए हैं। सबसे पहले आपको पता जो नाम है चैप्टर का, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, यहाँ पे रैखिक है, रैखिक युग्म। देखिए, सबसे पहले हमें चैप्टर की जो स्टेटमेंट है, नाम है, उसी का पता होना चाहिए। दो का आपको पता है, चर वो होते हैं जिनकी वैल्यू किसी भी क्वेश्चन में एक से अधिक भी हो सकती है, यानी कि जिनकी वैल्यू बदल सकती है, वो चर हो जाएंगे। रैखिक का मतलब होता है उन चरों की जो घात होती है वो एक होगी, और समीकरण का मतलब है कि वो बराबर में किसी न किसी बीजगणितीय व्यंजक के साथ तुलना में होंगे या बराबर 0 होगा। युग्म का मतलब होता है जोड़े। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या है। दो चर वाले रैखिक समीकरण इस प्रकार से होता है: ax प्लस by प्लस सी बराबर 0। इस जो समीकरण है इसके अंदर दो हमारे पास चर लिए हुए हैं, इसे कहते हैं x और y जो चर हैं। आप चर ए बी को भी ले सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है। फिर वहाँ क्या होंगे, ये इनके कोफिशिएंट हो जाएंगे x और y। ये क्या है, a और b और c, ये वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं। बराबर का जो निशान है वो समीकरण को दर्शाता है कि समीकरण है ये। बराबर में 0 हो सकता है या इन्हीं में से कुछ भी हो सकता है। ये है दो चर वाला रैखिक समीकरण। अब इस समीकरण में हमारे पास a को स्पेशली x का गुणांक कहेंगे, b को स्पेशली y का गुणांक कहेंगे, c अचर राशि कहलाएगी। ये हमारे पास एक समीकरण होता है। अगर हम इसका हल निकालें, जैसे हम किसको, इसी को 9th क्लास में 4th चैप्टर में करते थे। इसका हल निकालने का मतलब क्या है कि हम x को एक साइड रख लेते हैं और बाकी सभी को दूसरी साइड ले जाते हैं। x को अकेला रख लेते हैं, डिवाइड में a आ जाएगा। y की जगह वैल्यू रखते रहेंगे, y की जगह वैल्यू रखते रहेंगे, x की वैल्यू आती रहेगी और हमारे पास निर्देशांक प्राप्त होते रहेंगे। ये जितने भी निर्देशांक होंगे, इनको जब हम ग्राफ पेपर पर दर्शाएंगे तो इन सभी निर्देशांकों के अंदर से जो हमारे पास सरल रेखा जाएगी वो इसका निरूपण हो जाएगा कि ये एक रेखा को दर्शाता है, रेखा को दर्शाता है। हमारे पास क्या होगा कि जो दो चर वाला रैखिक समीकरण होता है वो हमारा क्या होता है, वो हमेशा एक रेखा को दर्शाता है। वो हमेशा क्या होगा, एक रेखा को दर्शाएगा। अब जब रेखा को दर्शाएगा तो हम यहाँ चेक कर लेते हैं कि उस रेखा का हर एक बिंदु क्या होगा, उस रेखा के लिए हल का कार्य करेगा, हल का यानी कि इसका सल्यूशन होगा। अब देखिए हमारे पास क्या होगा कि यदि ax प्लस by प्लस c बराबर 0 है, अगर हम चेक करते हैं यदि हमारे पास a0 हो तब क्या होगा। a0 होने का मतलब क्या है, 0x प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, यानी कि b किसके इक्वल होगा, by किसके इक्वल होगा, माइनस c, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस c बाई b। हमारे पास y एक इस तरह से वैल्यू आ जाएगी, जो हमेशा क्या होगा, हमेशा x अक्ष के समांतर होगा, x अक्ष के समांतर होगा। आप इसमें निकालोगे इस तरह से, ये जब भी होगा, मान लीजिए ये नीचे है माइनस का, तो यह मान लेते हैं माइनस c बाई बी है, तो ये हमेशा इस तरह की एक रेखा निकल के चली जाएगी जो इस x एक्सिस के हमेशा समांतर रहेगी, इस अक्ष के समांतर रहेगी।
जब केस एक लेते हैं कि हमारे पास A0 है, यदि हमारे पास सेकंड केस में क्या होगा, B अगर हमारे पास 0 हो जाए, A यहाँ पे ध्यान रखना है, B नॉट 0, सी भी नॉट 0 है, यहाँ पे A नॉट 0, सी भी नॉट 0 है, तब क्या होगा, AX प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या होगी, -c/a। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये इस तरह से, यहाँ पे -c/a है और ये पॉइंट x की वैल्यू, तो यहाँ से क्या हो जाएगी, एक इस तरह की रेखा बनेगी जो इस y-x के समांतर हो जाएगी। तीसरा हम लेते हैं, यदि हमारे पास c 0 हो जाए, a 0 ना हो और b भी 0 ना हो, तो c 0 हो जाए तो हमारे पास क्या होगा, ax प्लस by इज इक्वल टू 0। ऐसी रेखाएं जो होती हैं वो मूल बिंदु से होकर निकलती है, या तो इस तरह से निकल के जाएंगी या इधर से निकल के जाएंगी। ये एंगल कितना भी बना सकती है, 90 तक, यहाँ कितना भी बना सकती है, ये 90 से 180 के बीच में कितना बना सकती है। ये तीसरा केस है। यदि हमारे पास नेक्स्ट आ जाए कि ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, तो इसमें a 0 हो जाए, c भी 0 हो जाए, b क्या हो, नॉट 0, तब क्या हो जाएगा, by इज इक्वल टू 0, यानी कि y क्या है, 0। यानी कि जो इसका ग्राफ बनेगा वो क्या होगा, हम जानते हैं x एक्सिस के ही ऊपर ही क्या होती है, x अक्ष के ऊपर y का हर एक मान क्या होता है, 0 होता है। तो ये अपने आप में किसको दर्शाता है, ये x अक्ष को ही दर्शाएगा। नेक्स्ट में अगर हमारे पास a 0 ना हो, b 0 हो जाए और c 0 हो जाए, तब क्या होगा, तब हमारे पास ये इस तरह आ जाएगा कि ax इज इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू 0 हो जाएगी, और x की हमेशा वैल्यू किसके ऊपर 0 होती है, y अक्ष के ऊपर 0 होती है। ये है y अक्ष को ही रिप्रेजेंट करेगा। अगर हमारे पास कहीं ना कहीं अगर ऐसे हो जाए ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0 में अगर a भी 0 हो जाए, b भी 0 हो जाए, परंतु c 0 ना हो, तो तब क्या होगा, ये आपको सोचना है, तब क्या होगा। ऐसी पॉसिबिलिटी में ये समीकरण रहेगा ही नहीं, ये आपने सोचना है। ये चीजें थी कुछ जो आपकी समीकरण के संबंध में आपको पता होना चाहिए। देखिए अब हम चलते हैं अपने मेन मकसद पर। आप क्या करो, हमारे पास युग्म लेना है, इसका 2 चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म लेना है। तो जब आप लेते हो, इसको लिखा जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ चर तो हमेशा समान रहेंगे दोनों समीकरणों में, पहले समीकरण में भी दूसरे समीकरण में भी चर क्या रहेंगे, समान रहेंगे। क्या चेंज होगा, हमारे पास जो इनके गुणांक हैं वो चेंज होते रहेंगे। अब ये 2 हमारे पास क्या हैं, समीकरण है। यानी कि आपने झाड़ू देखा होगा, घरों में आमतौर पे यूज होता है झाड़ू की आप सीखों को निकाल लीजिए, जो स्टिक्स होती हैं उन स्टिकों को निकाल के आपने ग्राउंड पे डाल देना है। ग्राउंड पे डालोगे तो उसमें क्या होगा, कुछ तो ऐसे मिलेंगी, कुछ ऐसे काटती हुई, इस तरह से झाड़ू की सिक्के आपको मिलेंगी। कोई कहीं इस तरह से पड़ी हुई मिलेंगी, कोई ऐसे कट करती हुई, कोई कैसे एक दूसरे के ऊपर पड़ी हुई, कुछ आपको ऐसे मिलेंगी, और कुछ क्या झाड़ू की सिक्के एक दूसरे के ऊपर मिलेंगी। तो इस तरह की आपको सिचुएशन मिलेगी। ये हर एक सीख क्या करती है, इस एक समीकरण को या इस समीकरण को दर्शाती है। हर एक
सीख क्या होगी, इन समीकरणों को दर्शाएगी। और जो हमारा ग्राउंड है वो एक प्लेन को दर्शाता है जिसके ऊपर हम उन सीखों का यूज करें, क्योंकि ये हमारा 2D प्लेन होता है, उसी के अंदर हम काम करेंगे। अब जो ये सीखें पड़ी हैं कुछ सीखें ऐसी होंगी जो आपस में कट कर रही हैं, ऐसे वाली मान लीजिए ये जो लाइन सीख है वो लाइन किसको दर्शाती है, हमारे पास पहले समीकरण को, और ये दूसरे को दर्शाती है। ये वाली जो स्टिक है ये दर्शाती है, ये एक दूसरे को एक बिंदु पर टच करती है, यानी कि एक दूसरे को काटती है। तो ऐसी सीखों को या ऐसी समीकरण के हलों को हम प्रतिच्छेदी कहते हैं। प्रतिच्छेदक छेदक रेखाएं कहा जाता है। ऐसी सीखों के जो मिलेंगी वो क्या होंगी, प्रतिच्छेदक रेखा होंगी। कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, ये एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो इसका क्या होगा, हमारे पास इनका जो हल होगा वो एक होगा। कितना हल होगा, एक। और एक को अद्वितीय भी कहा जाता है। अद्वितीय, अद्वितीय का मतलब केवल और केवल अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल। और इसका कोई ना कोई हल भी निकलता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, संगत कहेंगे। क्या कहेंगे, संगत। और इनका जो चित्र बनेगा वो इस तरह का होगा। आप देखोगे इनमें बहुत सारी लाइनें हैं, जैसे ये लाइन हमारे पास मिली हुई है, ये ऐसी वाली रेखा, ये एक दूसरे को नहीं काटती, परंतु हम देख रहे हैं इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या है, समान है। ऐसी रेखाओं को हम क्या कहते हैं, ऐसी रेखा को समांतर रेखा कहते हैं। समांतर रेखाएं, ऐसी रेखाओं को क्या कहेंगे, समांतर रेखाएं कहेंगे। मान लीजिए ये जो पहले वाली है ये वाली स्टिक है, इसको दर्शाता है, और जो दूसरे वाली है इसको दर्शाती है। ये एक दूसरे से दूर दूर है, परंतु एक ही दूरी के साथ बनी हुई है। दूसरा इनका, ये क्या एक दूसरे को काट रही है, नहीं काट रही, तो इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। और इसी प्रकार से हमारे पास क्या होगा, जब जिनका कोई हल नहीं होता उसे क्या कहते हैं, असंगत कहते हैं। क्या कहते हैं, असंगत। इनका चित्र ऐसा। अब कहीं आप ऐसी रेखाएं भी देख रहे होंगे जो एक दूसरे के ऊपर टिकी हुई हैं। तीसरी कंडीशन क्या है, हमारे पास एक ऐसी रेखा भी मिलेंगी, ऐसी झाड़ों की सीखें भी मिलेंगी हमारे पास जो एक दूसरे के ऊपर लगी हुई हैं। यही पहली और यही दूसरा समीकरण है। ऐसी रेखाएं होती हैं, इनको संपाती कहते हैं। संपाती, ऐसी रेखाओं को क्या कहेंगे, संपाती। संपाती वो होती हैं जो हर एक बिंदु पे एक दूसरे को मिलती हैं। आपने देखा होगा एक रस्सी होती है ना, रस्सी जब उसको बांटा जाता है वो क्या होती है, हर एक बिंदु पे एक दो रस्सियों की आपस में मिलती रहती हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर, हर एक लैस से दूसरी लैस मिलती रहती है। उसका क्या होगा, इसमें कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे। अनेक का मतलब क्या है, बहुत सारे, जहाँ जहाँ मिलती चली जाएंगी, मिलती चली जाएंगे, इतने हल हो जाएंगे इसमें, बहुत सारे। ऐसे जब हल मिलते हैं तो वो क्या कहलाता है, संगत भी कहलाता है। अनेक हल होंगे इसके, क्या होंगे, अनेक हल। और ऐसी को क्या कहते हैं, संपाती कहते हैं, संपाती रेखाएं। अब बात तो ये है कि हमने चेक किया कि पहला केस ऐसी रेखाएं मिली हमें जो एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती हैं, एक ऐसी रेखाएं मिली जो एक दूसरे को मिलती नहीं है, परंतु क्या है कि उनके बीच की जो दूरी है वो समान। तीसरी क्या है, वो रेखाएं मिली जो हमारे पास सीधी एक दूसरे के ऊपर लेटी हुई है। तो अब हम चेक करना चाहते हैं कि हमें अगर ये दिया है ax + by + c और इनके साथ 1 लगा दें, सभी के साथ, a के साथ भी, b के साथ भी, c के साथ भी, ये समीकरण एक को दर्शाता है। दूसरा होता है a2x + b2y + c2। अब हमने देखा कि हमने इनको जब एक रेखा लेके काम करना शुरू किया था तो हमारे पास क्या मिला,
पहली प्रतिच्छेदी रेखाएं मिली थी, प्रतिच्छेदक रेखाएं थी। दूसरा हमारे पास क्या मिला था? समांतर मिला था। तीसरी हमारे पास संपाती मिली थी, संपाती रेखाएं मिली थी। अब हम पहचान कैसे करेंगे कि अगर ऐसे हमारे पास बीजगणितीय रूप में दे रखा होगा तो उनका हम किस प्रकार से जो बीच का गैप है यानी कि बीच का अंतर है किस प्रकार से ढूंढ पाएंगे कि वो हमारे पास प्रतिच्छेदक है, समांतर है या संपाती है। तो उसके लिए हमारे पास जो मेथड है वो चेक करने का होता है कि A1 और A2 का जो आपने अनुपात निकाल लेना है क्या आता है। इसी तरह से आपने B1 और B2 का अनुपात निकाल लेना है। इसी तरह C1 और C2 का अनुपात निकाल लेना है। यदि पहली कंडीशन क्या होती है, A1 को A2 से भाग देने पर अगर हमारे पास B1 और B2 के भाग देने पर जो उत्तर आया है वो बराबर नहीं है तो वो तब ये जो समीकरण 1 और 2 है वो प्रतिच्छेदक रेखाओं को दर्शाएंगे। सेकंड हमारे पास क्या होगा, यदि हमारे पास A1 और A2 का जो अनुपात मिला है वो बराबर होगा B1 और B2 के अनुपात के बराबर, परंतु जो C1 और C2 का अनुपात हमारे पास है बराबर नहीं आया किसके, A1/A2 और B1/B2 के, तब हमारे पास समांतर रेखाएं होंगी। तीसरी कंडीशन क्या होगी, अगर हमारे पास A1/A2, B1/B2 और C1/C2 मिल गए, तीनों का अनुपात समान है, तब हम उनको क्या कहेंगे, वो संपाती रेखाओं को दर्शाएंगे। समीकरण 1 और 2। ये था हमारा बेस। अब जो हमारे पास एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज में इसी के आधार पर हमारे पास कुछ सम दिए हुए हैं, उनको हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।